यूपी विधानसभा में आज सार्थक चर्चा हुई तो संग्राम भी छिड़ा। एक तरफ अखिलेश यादव सवाल पूछ रहे थे तो दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ उन सवालों का चुन चुनकर जवाब दे रहे थे। और फिर मुद्दा एक देश एक कानून तक जा पहुंचा। दरअसल विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की, बेरोजगारी, जनसंख्या के मुद्दे पर सवाल उठाए, जिस पर सीएम योगी ने जवाब दिया और कहा, मुझे खुशी है कि विपक्ष को जनसंख्या की चिंता है। और समान कानून उसी जनसंख्या का जवाब है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे सीएम योगी और अखिलेश यादव मुद्दों पर आमने सामने नजर आए। जनसंख्या की चिंता हो रही है, मुझे इसमें अच्छा लगा। ये 86 में बताना चाहें और फिर बता दो 86 में 56। विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष ने सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक के मुद्दे उठाए, लेकिन सीएम योगी ने चुन चुनकर सारे सवालों का जवाब दिया और कई मुद्दों पर विपक्ष को नसीहत भी देते नजर आए। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि 2017 से 2022 के बीच में जो एज ग्रुप 15 साल का है वो संख्या कितनी होगी, कितने बच्चे आ गए होंगे उसमें? और वो इससे संबंधित नहीं, उसकी संबंधित इसलिए है ना अध्यक्ष महोदय। जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी संबंधित हो सकती है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं, अध्यक्ष जी 17 से 22 तक कितने बच्चे आ गए होंगे एज ग्रुप में, संख्या क्या होगी उसकी? मुझे बहुत अच्छा लगा कि नेता विरोधी दल को अब जनसंख्या की चिंता होने लग गई है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए सवाल किया कि लगातार बढ़ रही जनसंख्या और उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बेरोजगार लोगों की संख्या बताएगी। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे इस बात से काफी अच्छा लगा कि अखिलेश यादव को जनसंख्या की चिंता हो रही है। इसके साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हम लोग जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ही समान कानून की बात करते हैं। 17 से 22 में मुझे साल के वही तो आ रहा हूँ, कितने बच्चे मैं आपकी बात को सुन रहा था। जब मैं खड़ा मैं तो वही बोलने के लिए आया हूँ कि आपको जनसंख्या की चिंता हो रही है, मुझे इसमें अच्छा लगा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। मैं यद्यपि पहले भी सोच रहा था कि चलिए समाजवादियों में कुछ तो प्रोग्रेस हुई है, और प्रोग्रेस देखिए अच्छा है, प्रगति के बारे में सोचना चाहिए। ये 5 नंबर के प्रश्न में भी माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से प्रश्न पूछा जा रहा था, एक प्रदेश एक कोर्स एक मूल्य, यानी एक देश एक कानून, ये भी जोड़ देते तो और अच्छा होता। वहीं बेरोजगारी पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2016 में बेरोजगारी की दर 19% थी, जो अब घटकर 3 से 4% तक रह गई है, और साफ कर दिया कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य में रोजगार के अवसर बढ़े हैं और लोगों को नौकरी मिल रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराने पे ही निर्भर करता है, और 2016-17 में उत्तर प्रदेश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 19 से अधिक था, 19% से अधिक था, और आज के दिन पर यह अनएम्प्लॉयमेंट उत्तर प्रदेश का 3 से 4 के बीच में है। ये दिखाता है रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। विधानसभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है। इसके तहत सामान्य पाठ्यक्रम के साथ साथ विभिन्न रोजगार परक पाठ्यक्रम भी लागू किए गए हैं, जिसमें पैरामेडिकल, ड्रोन टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिसिस, 3D पेंटिंग जैसे पाठ्यक्रम भी जोड़े गए हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने उस अभियान को आगे बढ़ाया है, जिसमें सामान्य पाठ्यक्रम को जारी रखते हुए पैरामेडिकल का, ड्रोन टेक्नोलॉजी का, डाटा एनालिसिस का, 3D प्रिंटिंग का, या फिर इससे संबंधित वे सर्टिफिकेट कोर्सेज जो 3 महीने 6 महीने के होंगे, उनको माध्यमिक शिक्षा में अध्ययन करने वाले बच्चों को भी इस पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ हुआ है। यानी यूपी के सदन में जब सार्थक चर्चा हुई तो सीएम योगी ने भी
हर उन सवालों के जवाब दिए जो विपक्ष की तरफ से पूछे गए, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो या फिर बेरोजगारी, महंगाई हो या फिर शिक्षा व्यवस्था। सीएम योगी ने हर मुद्दों पर अपनी बात रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। समाजवादी पार्टी एक तरफ 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है तो दूसरी तरफ पार्टी को आए दिन झटके लग रहे हैं। दिग्गज चेहरे लगातार पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के 3 बड़े यूथ लीडर ने बगावत कर दी है। लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे प्रदीप तिवारी ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाए हैं और कहा कि नई सपा है, नई हवा है, दावा खोखला है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे सपा दिनों दिन कमजोर होती जा रही है। अभी तो चुनाव परवान भी नहीं चढ़ा है, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के कुनबे में बगावत पर बगावत जारी है। सपा के किले से एक एक करके नेताओं का जत्था वापस हो रहा है, जो अखिलेश यादव का सिरदर्द बढ़ाने वाला है, क्योंकि सियासत के समीकरण में जहां जोड़ने की जद्दोजहद होनी चाहिए, वहां समाजवादी पार्टी के खेमे में टूट हो रही है। लड़ाई 2024 की होने वाली है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से समीकरण भी बना रही हैं, लेकिन अखिलेश यादव का समीकरण बिखरता जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी के 3 बड़े यूथ लीडर ने पार्टी से बगावत कर दी है। यूथ विंग और यूथ लीडर के साथ साथ लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप तिवारी ने भी समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी को अपना सब कुछ मानते रहे। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने मगर हम लोगों के नौजवानों की भावनाओं को समझने का काम नहीं किया। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वो काम किया यूज एंड थ्रो का, नौजवानों से काम लेना, उनके दुख दर्द के बारे में न पूछना, उनके विचारों को न पूछना, उनके भविष्य के बारे में न सोचना। आज बहुत इस बात की बहुत बड़ी भर्त्सना है। उन्होंने 2011 में मैंने टिकट मांगा था, 2012 में इनको मुख्यमंत्री बनाने का हम लोगों ने काम किया, टिकट काट दिए। 2014 में मैंने लोकसभा मांगा, काट दिए। 2017 में 2015 में हमको उन्होंने कहा एमएलसी बना दूंगा, नहीं दिए। उसके बाद उन्होंने कहा 22 दे दूंगा, नहीं दिए। बुलाए कहे तुम्हें आगे एडजस्ट कर दूंगा। और उसके बाद मैंने जब फिर 2022 में तैयारी किया, लगातार मेहनत करके, मेरा राजनीतिक 2022 में मेरा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों नुकसान उन्होंने किया। क्या हम लोग लाठी खा के जेल जाके संघर्ष करके अपनी जवानी और जिंदगानी मोहब्बत से ज्यादा, प्यार से ज्यादा इनको दिए, और हम लोगों ने ही नारा दिया था ये जवानी है कुर्बान, अखिलेश यादव तेरे नाम। इनके पहले चुनाव में वही लोगों पे शक किया जाने लगा। उन्हीं लोगों से 22 से आप बात नहीं करेंगे। टिकट काटने के बाद हम लोगों को किनारे करके एक टेलीफोन इनका नहीं आया। प्रदीप तिवारी ने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नई सपा है, नई हवा है, दावा खोखला। पीडीए सामान्य वर्ग के लिए घातक। यूथ लीडरों का करियर बर्बाद किया। धार्मिक ग्रंथों पर विवादित बयान दिलवाते हैं। ठाकुर, ब्राह्मण और सामान्य वर्ग से नफरत करते हैं। चाहे दारा सिंह हो या फिर ओम प्रकाश राजभर, ये सब समाजवादी पार्टी से रास्ता अलग कर चुके हैं। अखिलेश यादव के लिए झटका इसलिए महंगा पड़ सकता है क्योंकि समाजवादी पार्टी की यूथ लीडर भी बगावत पर जो उतरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुरादाबाद में साल 1980 में हुए दंगे के 43 साल बाद योगी सरकार ने जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। रिपोर्ट से पता चल गया है कि इस दंगे का मुख्य कारण 2 मुस्लिम नेताओं की आपसी लड़ाई थी। और 43 साल पहले मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट उस वक्त सार्वजनिक नहीं हुई थी, बातें पूरी तरह से सामने नहीं आई। अब ये सार्वजनिक की गई है। सक्सेना आयोग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मुरादाबाद दंगे की प्लानिंग पूर्व नियोजित थी। रिपोर्ट के मुताबिक दंगे में मुस्लिम लीग के नेता का नाम सामने आया है, जिसने साजिश के तहत नमाजियों के बीच सुअर की अफवाह फैलाई थी। रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि दंगे में भगदड़ के चलते ही ज्यादातर लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें, मुरादाबाद दंगे में 83 लोगों की मौत हुई थी, 103 लोग जख्मी हो गए थे। अब आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कैसे इस रिपोर्ट पर भी अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब। जो 43 साल में नहीं, वो योगी सरकार में हुआ है। जिस दंगे पर सभी सियासी पार्टियां अब तक खामोश रही, उसे योगी आदित्यनाथ सामने ला चुके हैं।
उस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश कर दिया जिस दंगे में 83 लोगों की जान चली गई थी। 3 अगस्त 1980 को मुरादाबाद के ईदगाह में भड़के इस दंगे की जांच के लिए जस्टिस सक्सेना की कमेटी बनाई गई थी। बताया जाता है कि दंगे की जांच इतनी खतरनाक थी कि 43 सालों में किसी भी सरकार ने इसे सार्वजनिक करने की हिम्मत नहीं जुटाई। अब 43 साल बाद रिपोर्ट के माध्यम से सच सामने आ गया है। देखिए, विपक्ष को एक आईना दिखाने के लिए और सच्चाई प्रदेश की जनता के सामने लाने के लिए आदरणीय योगी सरकार ने इस जांच को लाकर रखा है पटल पर, क्योंकि मुरादाबाद में जो सांप्रदायिक दंगा हुआ था, किसने कराया था, कौन लोग इसमें शामिल थे और कितने लोग उसमें मारे गए थे, इसके बारे में प्रदेश की 25 करोड़ जनता को पता होना चाहिए। ये अनर्गल बातें करने वाले लोग, सदन में व्यवधान पैदा करने वाले लोग लगातार जिस तरह की बातें करते चले आ रहे थे, इसलिए जरूरी था इनको आईना दिखाना। तब उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार थी। ये दंगा ईद के दिन शुरू हुआ था। जांच आयोग ने नवंबर 1983 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने कभी इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया, जिसे योगी सरकार ने सार्वजनिक कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले से प्रायोजित था मुरादाबाद दंगा। दंगे के लिए अधिकारी जिम्मेदार नहीं, मुस्लिम लीग के नेता शमीम जिम्मेदार। आपसी वर्चस्व के चलते मुरादाबाद दंगा, शमीम अहमद और हामिद हुसैन का नाम। लेकिन पहले से प्रायोजित दंगे में एक तरफ पत्थरबाजी तो दूसरी तरफ पुलिस पर फायरिंग के आरोप लगे, जिसमें 83 लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। मेरे उसमें मैं तो साहब आज भी मुझे यकीन है, मैं तो मरावा नहीं मानता उनको। मेरे वालिद थे, मेरे दादा थे, मेरे एक अंकल थे और एक अब्दुल सलाम हुआ करता था, बिहार का रहने वाला था। 4 लोग थे। कि सुनियोजित दंगा कराया गया था जो उस वक्त की सरकार थी, और उस वक्त सबको पता है कि कांग्रेस की सरकार थी और यहाँ पर एमपी भी कांग्रेस के ही थे। हम तो यही बात चाहते हैं कि अगर सार्वजनिक रिपोर्ट की है तो इसका जो लोग इसमें मरे हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और जो लोगों को परेशान हुए हैं और जिन लोगों ने ये सब किया है उनके खिलाफ केस और दर्ज होना चाहिए। अब जब उस दंगे की रिपोर्ट 43 साल बाद सामने आई है तो राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी सच सामने लाने की बात कह रही है तो विपक्ष को इससे भी आपत्ति है। ये सुन करके और सोच करके भी ये अजीब सा लग रहा है कि किसी भी ऐसी घटना का 43 साल बाद रिपोर्ट आना, जबकि उस बीच सारी सरकारें रह चुकी हैं। उसमें कांग्रेस भी रही, समाजवादी पार्टी भी रही, हमारी बहुजन समाज पार्टी भी रही, भारतीय जनता पार्टी भी कई बार सरकार में रही, लेकिन उसके बाद भी अगर ये रिपोर्ट पहले की आई थी तो अभी तक पटल पे क्यों नहीं आया, ये तो सोचना पड़ेगा। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई महंगाई, इसके पीछे बढ़ती हुई बेरोजगारी, इसके पीछे बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, इसके पीछे कुटीर उद्योग का सर्वनाश, इन पर चर्चा न हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के मुद्दे लाती है। हालांकि फायरिंग कैसे शुरू हुई, लोगों की मौतें कैसे हुई, इसके अलग अलग वर्जन है। कुछ लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि पहले भीड़ की तरफ से ही फायरिंग हुई और बगल में पुलिस स्टेशन को आग में झोंक दिया गया। लेकिन अब 43 साल बाद दंगों की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होने पर सारी तस्वीरें साफ हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर ज्ञानवापी के सर्वे का आज 6ठा दिन था। ज्ञानवापी के कई हिस्सों का सर्वे एएसआई की टीम ने किया। आज गुंबद के ऊपरी हिस्से का भी सर्वे किया गया। साथ ही परिसर में इस बार डायल टेस्ट इंडिकेटर भी लगाया गया है। इसके अलावा प्रोटेक्टर मशीन से धार्मिक चिन्हों की जांच भी की जा रही है और आंकड़ों को टोपोग्राफी शीट पर भी उतारा जा रहा है। अब कल फिर ये टीम पहुंचेगी ज्ञानवापी परिसर। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वे किया जाएगा। पूरे जो भी उनका सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करके उनकी सारी यूनिट पूरे परिसर में वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और लगातार सर्वे जो है अपना वो करते जा रहे हैं। सर्वे में मशीनों का प्रयोग किया गया, सर्वे विधिवत जारी हो रही है, विपक्षी द्वारा सहयोग किया गया है और सारे सफाई की जा रही है। जहाँ जहाँ गुंबद वगैरह सब अधूरा है वहाँ कर रहे हैं। अभी आज सर्वे बहुत कायदे से हुआ है, एसआई अपना काम कर रही है, चारों तरफ का सर्वे हुआ है, साफ सफाई व्यास जी का तहखाना भी साफ हुआ है और एसआई अपना काम कर रही है अच्छे से। हाँ, 8 से 5 होगा। कितने बजे से सर्वे? 8 बजे से सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वे होगा। सर्वे जो हो रहा है जिससे हम लोग संतुष्ट हैं, मुस्लिम समाज भी संतुष्ट है और हर दिशा में ज्ञानवापी हर क्षेत्र में जो है
बढ़ के सारे हमारे जो वैज्ञानिक लोग हैं सब सर्वे कर रहे हैं बिल्कुल, और हम उनसे संतुष्ट हैं। हाँ, हम सब पूरा सहयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूरा संतुष्ट है। तो वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर कहा कि विदेशी आक्रांताओं की क्रूर करतूत को सुधारने का वक्त आ गया है। किसी भी विदेशी आक्रमणकारी की क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत के करेक्ट करने का वक्त है, और जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है बिल्कुल सही है। एक चीज़ सबको समझना चाहिए, हमारे जो आस्था के केंद्र हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, जो लूटे गए, जो तोड़े गए, उसके गुनाहगार हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान नहीं है, बल्कि विदेशी आक्रमणकारी जो देश में आए उनकी जो क्रिमिनल कम्युनल और क्रूर करतूत रही है उसका वो कारण रहा है, इसलिए उसको करेक्ट करने का वक्त है। और अब बात क्राइम क्वीन शाइस्ता और गुड्डू बमबाज की। प्रयागराज शूटआउट को आज 163 दिन पूरे हो गए हैं, यानी कि 5 महीने से अधिक समय निकल चुका है। इस दौरे में माफिया ब्रदर्स मारे गए, कई शूटर्स का एनकाउंटर भी हुआ, लेकिन कोई नहीं पकड़ा गया, तो वो है गुड्डू बमबाज और क्राइम क्वीन शाइस्ता पर। पुलिस ने अब शाइस्ता को भगोड़ा घोषित किया, जबकि गुड्डू बमबाज भी अब कानून की नजर में भगोड़ा है और उन अपराधियों की कुर्की की तैयारी है। देखिए कैसे 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज ही नहीं पूरे प्रदेश को दहला देने वाली वारदात को अंजाम दिया गया था। जो कि उमेश पाल हत्याकांड से संबंधित है, जिसका अभियुक्त गुड्डू मुस्लिम जो घटना के दिन सही बादस्तूर फरार है, प्रयागराज के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। अगर 82 की कार्रवाई के बाद वो अपने आप को सरेंडर नहीं करता है या नहीं मिलता है, तो उसके विरुद्ध 83 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को भगौड़ा घोषित करने के बाद प्रयागराज पुलिस ने बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी भगौड़ा घोषित कर दिया है। उसके शिवपुरी स्थित घर पर प्रयागराज पुलिस ने धारा 82 की कार्रवाई यानी कुर्की का नोटिस चस्पा करेगी। पुलिस ने इसकी तैयारी कर ली है। ये 2 तस्वीरें हैं, एक तरफ है मोस्ट वांटेड गुड्डू मुस्लिम जिस पर 5 लाख का इनाम है, और दूसरी तरफ है शाइस्ता जो 50,000 की इनामी है। अब दोनों कानून की नजर में भगौड़े हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवकुटी के उसी इलाके में जहाँ पर पैतृक मकान है, और आप देखिए कि यहाँ पर अब पैतृक मकान जहाँ पर है, यहाँ पर ये 82 की कार्रवाई की गई है। यानी आप देखिए कि यहाँ पर अब ये मुनादी की जा रही है, यहाँ पर डुगडुगी बजाई जा रही है, डुगडुगी बजाकर मुनादी की जा रही है। और ये गुड्डू मुस्लिम का पैतृक मकान है सिवकुटी में, जहाँ पर ये कार्रवाई की गई है 82 की, यानी 82 के तहत यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है और पूरे को यहाँ पर भगोड़ा घोषित किया गया है। वहीं कोर्ट के आदेश पर धूमनगंज पुलिस ने सोमवार को शाइस्ता परवीन के घर पर भी कुर्की का नोटिस चस्पा किया था। हालांकि पुलिस और इंटेलिजेंस को धता बताकर शाइस्ता परवीन और उमेश पाल हत्याकांड के बाद से फरार चल रही है। दरअसल 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल और उनके 2 गनर की हत्या हुई। इस शूटआउट के बाद से ही शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम, साबिर जैसे कई शूटर फरार हैं, जिनकी पुलिस जोर शोर से तलाश कर रही है। वहीं गुड्डू मुस्लिम की अब तक दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा समेत कई राज्यों में लोकेशन ट्रेस की जा चुकी है, लेकिन उसे एसटीएफ अब तक पकड़ नहीं पाई। यही वजह है 5 लाख के वांटेड को अब कोर्ट के आदेश पर भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, जबकि क्राइम क्वीन शाइस्ता की भी कई राज्यों में तलाश की जा चुकी है। उमेश पाल शूटआउट से जुड़े तमाम शूटर अब तक मारे जा चुके हैं, या तो पुलिस की गोली से या फिर अतीक अशरफ जैसे डॉन दूसरे शूटर्स की गोली का निशाना बने। लेकिन इस केस से जुड़ी अतीक फैमिली की 5 लेडी अब भी मिस्ट्री बनी हुई हैं, जिन्हें पुलिस के लिए तलाशना बड़ी चुनौती है। इस लिस्ट में पहला नाम है शाइस्ता परवीन जो 50,000 की इनामी है। दूसरे नंबर पर है जैनब जो अशरफ की बीवी है। तीसरे नंबर पर है आयशा नूरी। चौथे और 5वें नंबर पर अतीक की दोनों भांजी उंजेला और मंतशा हैं। इन 5 की पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अब तक किसी का कोई सुराग नहीं मिला।
जो अन्य 2 शूटर हैं साबिर और अरमान, ये भी 5-5 लाख के इनामी हैं। गुड्डू मुस्लिम पर भी 5 लाख का इनाम है। इन सभी के खिलाफ आने वाले दिनों में इसी तरह की कार्रवाई भगोड़ा घोषित करने की पुलिस करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही साथ उमेश पाल शूटआउट केस में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन जो कि 50,000 का इनामी है और अब भगोड़ा घोषित हो चुकी है। इसके अलावा 3 अन्य जो शूटर्स हैं जिन पर 5-5 लाख का इनाम है, बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और रहमान, इनकी गिरफ्तारी के लिए भी प्रयास तेज कर दिए गए हैं। जिससे सवाल उठता है कि क्या माफिया फैमिली की वुमेन ब्रिगेड ने कोई सेफ हाउस तलाश लिया है? क्या इस गैंग के गुर्गों ने क्राइम क्वीन को सुरक्षित देश से बाहर निकाल दिया है, या दिल्ली यूपी के किसी इलाके में ही ये सभी वांटेड छिपे बैठे हैं? जो भी हो, भगोड़ा घोषित होने के बाद अब कुर्की की कार्रवाई होगी तो शायद इनमें से कोई पुलिस के सामने आए। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। रुक रहे छोटे से ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।